पाठ 2 वर्ण विचार। आज वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद और वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले वर्ण को समझने के लिए चलते हैं हम इस उदाहरण की ओर। यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है कमल। अब कमल शब्द को मैंने 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, क, म, ल। क्या इसे और भी टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। क, अ, म, अ, ल, आ। यहाँ मैंने व्यंजन को स्वर से अलग कर दिया है। प्रत्येक व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग किया जाता है तो व्यंजन के नीचे हल चिन्ह अर्थात हलंत लगाया जाता है। इस हलंत का अर्थ होता है कि अब यह व्यंजन स्वर रहित हो गया है। इसलिए क में से आ स्वर को अलग कर दिया है, मा से भी आ स्वर को अलग कर दिया गया है और ला में से भी आ स्वर को अलग कर दिया गया है और प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया गया है। क्या अब इसको और टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है? नहीं, इसको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्ण की परिभाषा होगी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। जिस प्रकार से फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, उसी प्रकार से वर्णमाला भी होती है। फूलों की माला में एक एक फूल पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार से मोतियों की माला में एक एक मोती पिरोकर माला बनाई जाती है। परंतु यहाँ धागे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वर्णों की माला है। वर्णों की माला में एक क्रम होता है और एक व्यवस्था होती है। तो हम उस क्रम और व्यवस्था को समझते हैं। यहाँ देखिए मैंने स्वर और व्यंजन वर्णमाला के अंतर्गत लिखा है। वर्णमाला के भेद भी यही कहलाते हैं, स्वर और व्यंजन। अर्थात वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर देखिए। स्वर मैंने अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये 11 स्वर हो गए और 2 अयोगवह अंग और अहा। अब यहाँ देखिए पहले अ लिखा गया, फिर आ, फिर ई, तो इनका एक क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ऊ को लिख दिया जाए या पहले ए को लिख दिया जाए या पहले ई को लिख दिया जाए। तो यह क्रम अनुसार होना बहुत आवश्यक है। पहले स्वर में अ लिखा जाएगा, फिर आ, फिर ई, यानी कि ये एक क्रम होता है और इसी के अनुसार स्वर लिखे जाते हैं। और अ के बाद अंग और आहा आते हैं अयोगवह के रूप में। अब देखिए व्यंजन क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न। तो इनको भी एक क्रम में लिखा गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले जा को लिख दिया जाए या पहले ड को लिख दिया जाए या पहले टा को लिख दिया जाए। तो व्यंजन माला इस तरह से नहीं होगी। पहले क लिखा जाएगा, फिर ख लिखा जाएगा, फिर ग लिखा जाएगा, फिर घ, फिर न, इस तरह से पूरे हा तक ये लिखे जाएंगे। तो इन सभी को लिखने का एक क्रम होता है, एक व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें लिखा जाता है। क से लेकर ह के बाद संयुक्त अक्षर लिखे जाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। अन्य व्यंजन में देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए ड, और जब इसके नीचे बिंदु लग जाता है तो इसका उच्चारण ड़ा होता है। झ, और जब इसके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है तो इसका उच्चारण ढ़ा होता है। और ये दोनों अन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमने वर्णमाला में क्या पढ़ा? स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर और अन्य व्यंजन। तो ये सभी एक क्रम से लिखे गए हैं और इनकी एक व्यवस्था की गई, एक व्यवस्थित हैं ये और क्रमबद्ध हैं।
और इसी समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इस प्रकार से वर्णमाला की परिभाषा होगी, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के बाद अब चलते हैं स्वर के भेद की ओर। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर वे होते हैं जब इनका उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो अबाध गति से निकलती है, यानी कि स्वर को बोलने में कोई परेशानी नहीं होती, वे आराम से निकल सकते हैं हमारे मुख से, या उनका उच्चारण बहुत आराम से होता है, कोई रुकावट नहीं आती है। अ से लेकर ओ तक 11 स्वर होते हैं, जो कि हमने अभी पढ़े भी। अब देखिए इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। आप इनका उच्चारण देखिए, अ, ई, उ, री। बहुत कम समय लग रहा है उच्चारण में, अर्थात 1 मात्रा का समय लग रहा है इनके उच्चारण में। तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आपने अभी देखा इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगा। तो दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। यहाँ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम दोहा छंद में अपनाते हैं, यानी कि दोहा छंद मात्रिक छंद होता है और उसमें मात्राओं का ध्यान रखते हुए ही वह छंद लिखा जाता है। 1 मात्रा के चिन्ह को इस तरह से दर्शाया जाता है और 2 मात्रा के चिन्ह को इस तरह से दर्शाया जाता है। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। आप इनका उच्चारण देखिए, जैसे ओ, अर्थात दीर्घ स्वर से 2 गुना समय इनके उच्चारण में लग रहा है और इनका चिन्ह होता है अंग्रेजी के एस के समान या हिंदी के अंक 3 के समान। ये प्लुत स्वर में मात्रा का चिन्ह होता है। अयोगवह। अयोग अर्थात जिसका कोई योग ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसका कोई मेल ना हो। किसके साथ? स्वर और व्यंजन के साथ। ये अयोगवह वे होते हैं जो ना तो स्वर ही समझे जाते हैं और ना ही व्यंजन ही समझे जाते हैं, इसलिए इनको अयोगवह कहा जाता है। ये 2 होते हैं, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार जिसे आप अंग कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ये बिंदु। विसर्ग जिसे आप अह कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ये 2 बिंदु। अनुस्वार का जब उच्चारण किया जाता है तो इसके उच्चारण में नाक से हवा निकलती है। आप उच्चारण देखिए इसका, पंकज, डंडा, चंचल। तो इनके उच्चारण में नाक से आवाज़ आ रही है। उसी तरीके से देखिए विसर्ग। विसर्ग का जब उच्चारण किया जाता है तो इसका उच्चारण हा के रूप में होता है। उदाहरण देखिए, जैसे प्रातः, प्रायः, अतः। ये चिन्ह जहाँ पर लगाए गए हैं, अर्थात विसर्ग का चिन्ह जहाँ पर है वहाँ पर हा की आवाज़ आ रही है। संस्कृत निष्ठ शब्दों में ही इनका प्रयोग किया जाता है, अर्थात संस्कृत के शब्दों में ये प्रयोग में लाया जाता है विसर्ग। अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह होता है ये चांद और इस पर बिंदु, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जब अनुनासिक का उच्चारण किया जाता है तो इसके उच्चारण के समय नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आती है।
उदाहरण देखिए, जैसे चांद, माँ, सांप। तो अभी मैंने इसका उच्चारण किया। इसके उच्चारण के समय जहाँ पर ये चिन्ह लगाया गया है उस जगह पर नाक और मुख दोनों से आवाज़ निकल रही है। देखिए, चांद, माँ, सांप। स्वर के भेद के बाद अब चलते हैं व्यंजन के भेद की ओर। अभी आपने स्वर को जाना कि स्वर क्या होते हैं, इसके बाद व्यंजन को जानते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है, बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं होता है। यहाँ देखिए, क से लेकर माँ तक। क से लेकर माँ तक के व्यंजन को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, यानी कि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इनके उच्चारण के समय हमारे मुख के अंदर का भाग किसी ना किसी दूसरे भाग को स्पर्श करता है अथवा छूता है। इसी आधार पर इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ देखिए, क, ख, ग, घ, न, ये 5 व्यंजन हैं। ये 5 व्यंजन एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं और उस वर्ग का नाम है क वर्ग। इसका नाम क वर्ग क्यों रखा गया है? क्योंकि इस वर्ग में जो प्रथम वर्ण है वह है क। इसी के आधार पर इसका नाम क वर्ग रखा गया है। ठीक उसी तरीके से दूसरा वर्ग देखिए, इसमें भी 5 व्यंजन हैं और पहला व्यंजन चा है और इसी के आधार पर इसका नाम चा वर्ग रखा गया है। तीसरा देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न, इसमें भी 5 व्यंजन हैं और इसी के आधार पर इसका नाम टा वर्ग रखा गया है। ता से लेकर ना तक 5 वर्ण हैं। प्रथम वर्ण ता है, इसी आधार पर इसका नाम ता वर्ग है। और प से मा तक ये भी 5 वर्ण हैं और इसी आधार पर इसका नाम पा वर्ग रखा गया है, क्योंकि यहाँ प्रथम वर्ण प है। प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण है उसी आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। जैसे क, क वर्ग, च, च वर्ग, ट, ट वर्ग, त, ता वर्ग, प, पा वर्ग। और का से लेकर मा तक ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अर्थात ये वे व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ये चारों वे व्यंजन हैं जब इनका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण के समय जो हमारे मुख से हवा निकलती है वह स्वर से थोड़ी ज़्यादा होती है और व्यंजन से कम होती है। इनका उच्चारण देखिए, य, र, ल, व, अर्थात इनके उच्चारण में स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है और व्यंजन से कम समय लग रहा है। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गरम। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख से गरम हवा निकलती है, इसी आधार पर इनका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। आप चाहें तो इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अपने मुख के सामने हथेली को रखें थोड़ा डिस्टेंस पे और इसका उच्चारण करें, श, श, स, ह, तो आप देखेंगे कि आपकी हथेली से गर्म हवा टकरा रही है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, मिला जुला, यानी कि ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन के योग से बनते हैं। क्ष का और शा के योग से बनता है
और इसका उदाहरण है कक्षा, परीक्षा, पक्षी। ता और रा के योग से बनता है। उदाहरण देखिए, त्रिशूल, त्रिदेव, मंत्री। ज्ञा, जा और या के योग से बनता है और उदाहरण है ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। शा और रा के योग से बनता है। उदाहरण देखिए, श्रम, श्रीमती, श्रमिक। क्ष, त्र, ज्ञ, श, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब चलें अन्य व्यंजन की ओर। अन्य व्यंजन में जब डा के नीचे बिंदु होता है तो उसका उच्चारण होता है ड़ा, और ढा के नीचे बिंदु होता है तो उसका उच्चारण होता है ढ़। आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझें। सड़क, पकड़, पतझड़। पढ़ना, बढ़ाई, सीढ़ी। इन दोनों व्यंजन की एक विशेषता होती है कि इन व्यंजन से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता, यानी कि किसी भी शब्द के आरंभ में इनका प्रयोग नहीं कर सकते, या तो बीच में होगा या फिर अंत में होगा। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 11 स्वर आ से औ तक, 1 अनुस्वार अंग, 1 विसर्ग अह, 33 व्यंजन का से हा तक, 4 संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श, 2 अन्य व्यंजन ड़ और ढ़। इस प्रकार से 52 वर्ण वर्णमाला के अंतर्गत होते हैं। संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी कि मिले जुले अक्षर। जब 2 व्यंजन एक साथ आएं और दोनों व्यंजन भिन्न हों, परंतु एक व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर रहित हो, तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त अक्षर। उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है विद्या। द के नीचे हलंत अर्थात स्वर रहित और ये स्वर सहित, और दोनों भिन्न व्यंजन हैं, एक जैसे व्यंजन नहीं हैं। प्रसिद्ध, द स्वर रहित, ध स्वर सहित। अच्छा, च स्वर रहित, यहाँ चा को आधा करके लिखा हुआ है, तो जिन व्यंजनों को हम आधा करके लिख सकते हैं उन्हें स्वर रहित बनाने के लिए हम आधा ही लिखते हैं। छ स्वर सहित अच्छा। विद्वान, द स्वर रहित, व स्वर सहित। पत्थर, पत्थर को भी देखिए यहाँ पर आधा ता करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये आधे ता के रूप में लिखा जा सकता है, तो स्वर रहित है और था स्वर सहित है। व्यंजन में आधा व, या स्वर रहित व और या स्वर सहित व्यंजन। द्वित व्यंजन। द्वि का अर्थ होता है दो। जब 2 एक जैसे व्यंजन एक साथ आते हैं तो उन्हें कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कच्चा। यहाँ पर चा व्यंजन है, दोनों व्यंजन चा हैं, परंतु एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है, तो यहाँ पर भी यही नियम लगेगा कि एक स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा, परंतु दोनों एक ही व्यंजन होंगे, यानी कि ये भी चा होगा और ये भी चा होगा। तो कच्चा, पक्का, क स्वर रहित और क स्वर सहित, और दोनों एक ही व्यंजन है। पत्ता, आधा ता लिखा है यहाँ पर, अर्थात स्वर रहित है, और ता स्वर सहित है और दोनों एक ही व्यंजन है। चक्की, चक्की में भी क स्वर रहित है और ये क स्वर सहित है। हड्डी, ड स्वर रहित है, यहाँ पर देखिए ट के नीचे हलंत लगा है, क्योंकि डा को आधा करके नहीं लिखा जा सकता, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित। लट्टू, टा स्वर रहित और ये टा स्वर सहित। आगत ध्वनि।
आगत का मतलब है आना, यानी कि वे ध्वनि जो किसी और भाषा से आई है, किसी और भाषा अर्थात अंग्रेजी से आई है। इस ध्वनि का उच्चारण होता है ओ। ना तो इसका उच्चारण आ के समान होता है और ना ही ओ के समान होता है, इन दोनों के मध्य होता है ओ। और इसका चिन्ह होता है ये अर्धचांद। इसका उच्चारण देखिए, डॉक्टर, चॉकलेट, कॉपी। तो यहाँ पर मैंने जो उच्चारण किया है, जैसे डॉ, चौ, को, ये ना तो आ के समान है और ना ही ओ के समान है, इन दोनों के मध्य है। और ये शब्द हैं अंग्रेजी, अर्थात इस ध्वनि को अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है। आगत व्यंजन, आगत अर्थात आया हुआ, व्यंजन आया हुआ, कहाँ से आया हुआ? अरबी और फारसी शब्दों से आए हुए व्यंजन। ये 5 हैं, ज, फ, क, ख, ग। उच्चारण देखिए इनका, ज, यदि इसके नीचे बिंदु लग जाएगा तो इसका उच्चारण होगा ज, अर्थात इस बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। फ का उच्चारण जब बिना बिंदु के होता है तो फ और बिंदु के साथ फ, बिना बिंदु के क, बिंदु के साथ क, बिंदु के बिना ख, बिंदु के साथ ख, बिंदु के बिना ग और बिंदु के साथ ग। यहाँ उच्चारण देखिए, जहर, ज़मीन, फर्ज, फ़कीर, फूल, फिल्म। अधिकतर इन व्यंजन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे ज और फ। ये सभी अरबी फारसी के शब्द हैं। रा के विभिन्न रूप। अब हम रा के विभिन्न रूपों को जानेंगे। मूल रूप में रा, जब रा एज इट इज़ प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप यही रहता है। उदाहरण देखिए, रात, रवि, परी, यानी कि इस रूप के साथ ही इन शब्दों में रा का प्रयोग किया गया है। रेफ, रेफ रा स्वर रहित होता है और इसका चिन्ह होता है ये र, और जिस व्यंजन के ऊपर ये लगाया जाता है उस व्यंजन से पहले इसका उच्चारण किया जाता है। शिरोरेखा, यानी कि ऊपर ये जो रेखा लगाई जाती है इसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। उच्चारण देखिए, कार्य, मौर्य, पर्यावरण। इस व्यंजन से पहले यहाँ पर उच्चारण किया गया है कार्य, यहाँ पर भी इस व्यंजन पर लगाया गया है और उच्चारण इससे पहले हुआ है मौर्य। पर्यावरण में भी या पर लगाया गया है और उच्चारण या से पहले किया गया है। यहाँ पर रा स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होता। पदेन अर्थात स्वर सहित रा। पदेन अर्थात पद। पद का अर्थ होता है पैर। यह वह रा होता है जो व्यंजन के पैरों में लगाया जाता है, जैसे क, का के पैरों में रा का प्रयोग, भा के पैरों में रा का प्रयोग, पा के पैरों में रा का प्रयोग। इसके 2 रूप हो सकते हैं, इस तरह से भी लगाया जा सकता है और ऐसे भी इसको लगाया जा सकता है, और ये दोनों ही पदेन रा होते हैं। उच्चारण देखिए इसका, क्रम, भ्रम, प्रकाश। यहाँ पर जो रा है वह स्वर सहित है और जो जिस व्यंजन के नीचे ये लगा है वह व्यंजन स्वर रहित है, अर्थात क स्वर रहित है,
भा स्वर रहित है और प भी स्वर रहित है, जबकि जो पदेन रा है वह स्वर सहित है। इस चिन्ह के रूप में रा, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं उन व्यंजन के नीचे इस रा का प्रयोग किया जाता है, और इस रा में भी रा स्वर सहित होता है। उच्चारण देखिए इसका, ट्रक, ड्रम, ट्रेन। यहाँ पर रा स्वर सहित है तीनों में और टा स्वर रहित है। आप उच्चारण से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे ट्रक, ट्रक बोलते समय टा का उच्चारण कम हो रहा है और रा का उच्चारण ज़्यादा हो रहा है। उसी तरीके से ड्रम बोलते हुए डा का उच्चारण कम है और रा का उच्चारण ज़्यादा है। ट्रेन बोलते हुए भी टा का उच्चारण कम है और रा का उच्चारण ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा होगा उच्चारण वह स्वर सहित होगा। श व स के साथ रा का प्रयोग। स के साथ जब रा का प्रयोग किया जाता है, श के साथ जब रा का प्रयोग किया जाता है तो वह श बन जाता है, अर्थात श्रम, श्रीमान। और जब सा के साथ रा का प्रयोग किया जाता है तो वह पदेन बन जाता है, अर्थात सा के नीचे रा लगाया जाता है, सहस्र, स्रोत। ओ तथा ऊ की मात्रा के साथ रा। ओ ह्रस्व ऊ और ऊ दीर्घ ऊ। ह्रस्व ऊ की मात्रा का चिन्ह होता है ये, और दीर्घ ऊ की मात्रा का चिन्ह होता है ये। तो छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा भी इसको कहा जाता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है गुरु और रुपया। यहाँ आप ध्यान से देखें तो देखिए ऊ की जो मात्रा लगी है ग के नीचे, वह नीचे लगी हुई है, जबकि रा पर जो ऊ की मात्रा है वह रा के बीच में लगी है, और इस तरह से लगी, यहाँ पर गोल नहीं बना है। उसी तरीके से इस रा के बीच में भी मात्रा लगी है और गोल नहीं है, अर्थात ये छोटे ऊ की मात्रा है और इसका उच्चारण होता है गुरु, रुपया। जबकि इस रा की मात्रा यानी कि दोनों ऊ और ऊ दोनों मात्राएं रा के मध्य में ही लगती हैं, परंतु छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़े ऊ की मात्रा में यहाँ गोल बन जाता है। इसका उच्चारण होता है रूप, रूठना। दोनों के उच्चारण में अंतर समझें, गुरु, रुपया, रूप, रूठना। यहाँ री और रा बिल्कुल भिन्न है, इनमें कोई समानता नहीं है। री अलग होता है और रा अलग होता है। री का जो चिन्ह होता है वह ये होता है और उच्चारण री के रूप में होता है। उदाहरण देखिए, गृही, अमृत, पृथ्वी। गृह, अमृत और पृथ्वी, और ये इसके पैरों में लगा है लेकिन गोल घूमकर। जब गोल रूप में इसका प्रयोग होता है तो इसका मतलब वह रा ना होकर री है। एक बार उच्चारण फिर देखें, गृह, अमृत, पृथ्वी। एक बार उच्चारण और देखें, गृह, अमृत, पृथ्वी। वर्ण विच्छेद। वर्णों का विच्छेद करना यानी कि वर्णों को अलग अलग करना, स्वर और व्यंजन को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और इस वर्ण विच्छेद को जब एक शब्द में लिखा जाता है शब्द, तो वह वर्ण संयोजन कहलाता है, यानी कि ये रूप वर्ण संयोजन और ये रूप वर्ण विच्छेद। तो आइए समझते हैं इसे। पहला शब्द है यहाँ पनघट। यहाँ देखो पनघट में प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर है, तो इसलिए हम इसे अ से अलग करेंगे। प, प अ, न अ, घ, घ अ, ट और ट अ, और प्रत्येक व्यंजन में हलंत लगा दिया है, अर्थात स्वर से अलग कर दिया गया है इसे।
विद्या में देखिए वा पर ई की मात्रा, द स्वर रहित है तो इसलिए स्वर रहित द, और स्वर नहीं है इसके साथ इसलिए इसके बाद स्वर नहीं लगाया, सीधा य स्वर सहित बनाने के लिए य स्वर रहित है और आ स्वर, विद्या। पुराना पा पर ओ की मात्रा, र आ न आ और प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत। बंदर ब अनुस्वार है तो अ और ऊपर बिंदु ये अनुस्वार हो गया। ब दा में आ है तो अ, र अ। सांप स यहाँ अनुनासिक चिन्ह है तो आ की मात्रा है इसलिए आ के ऊपर अनुनासिक, सा प और अ, सांप। विज्ञान व पर ई की मात्रा, व ई। अब ज्ञा जो है वो बनता है जा और या के योग से, तो जा और या यहाँ पर आ की मात्रा है तो आ न आ। श्रमिक श भी किसके योग से बनता है, श और र के योग से, इसलिए श र आ, यहाँ पर भी आ है क्योंकि यहाँ पर आ छुपा हुआ है और इसलिए यहाँ पर भी आ है, तो श र अ। म ई की मात्रा, क अ स्वर, श्रमिक और प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत है। प्रेम जब पदेन रा होता है तो स्वर सहित होता है इसलिए प स्वर रहित है, फिर र स्वर रहित, ए यहाँ पर स्वर आ गया, रा के साथ स्वर है इसलिए ए की मात्रा है। म अ। कक्षा क अ, क्ष किसके योग से बना है, क और श के योग से, इसलिए क श, आ की मात्रा है आ। कच्चा क अ, च आधा है अर्थात स्वर रहित है इसलिए स्वर रहित यहाँ पर आ गया और उसके तुरंत बाद फिर दूसरा च आ गया क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, तो च आ, कच्चा। ट्रक ट स्वर रहित है और र स्वर रहित है लेकिन र के साथ स्वर लगा है इसलिए स्वर को अलग कर दिया गया है, तो र अ क अ, ट्रक। पत्र प अ, त्र ता और रा के योग से बनता है, त और रा के योग से अ स्वर है क्योंकि साथ में यहाँ पर भी स्वर है तो त र अ, पत्र।